करें। गुड इवनिंग सर। इंडियन बिजनेस टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते सेठी सर। धन्यवाद। आज बाजार के बारे में कुछ बताइए। बाजार तो बहुत उथल पुथल रही है आज। जी सर, मार्केट में कई दिनों से काफी मात्रा में सेलिंग प्रेशर है। और पिछले हफ्ते जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक कारण तो ये सामने उभर कर आया है कि एफपीआई बड़ी मात्रा में सेल कर रही है और वो अभी भी चालू है। तो मुझे लगता है कि ये एफपीआई का जो सेल जब तक थोड़ा रहेगा तब तक मार्केट थोड़ा इस तरह से ही नीचे रहेगा, उथल पाथल होती रहेगी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इस प्रकार का सेलिंग प्रेशर हो, इंडेक्स 10-15% नीचे आ जाते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक भी जब 15% नीचे आ जाते हैं, तो वो एक बेहतरीन समय होता है इन्वेस्टर्सों के लिए कि उनको अपना इन्वेस्टमेंट उन सब स्टॉक में करना चाहिए। क्योंकि यही एक मौका होता है कि जब मार्केट खराब हो तो चुनिंदे शेयर वो लोग पिकअप कर सके। ये तो आपने अच्छा बताया। पर अभी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं पूरी दुनिया में। इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना कहाँ बढ़ेगा, कहीं कम होगा। कोई भारतवर्ष में भी कम करने की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? आपका विश्लेषण क्या है? रेड्डी सर, जरा वॉल्यूम आपका थोड़ा कम हो रहा है। मैं जरा मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं मेरी ओर से भी साउंड एक बार चेक कर लेता हूँ सर। मैं अभी थोड़ा पास में आ गया हूँ, और तो अभी आई आवाज। हाँ, एक एक मिनट दीजिए सर। ठीक है। मैंने स्पीकर ही चेंज कर लिया। इज इट क्लियर सेठी सर अभी? आपका तो अच्छा आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं बताइए। हाँ हाँ, अब जरा आपका आवाज आ रहा है जी। हाँ सर। इंटरेस्ट रेट के बारे में कह रहा था, पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है इंटरेस्ट रेट की अभी। तो ये किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं और इकोनॉमी से इसका सीधा संबंध क्या है? सेठी जी, मैं ये कहूँगा कि न सिर्फ मार्केट लेकिन कंट्री में जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी के ऊपर होती है। और समग्र अर्थतंत्र जो अगर है हमारा, वो किस दिशा में जाएगा, बहुत बड़ा अहम उसकी भूमिका होती है। और आमतौर पे दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो यही चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। उसका एक सीधा सा कारण यही होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो एक तो लोगों को कैपिटल बहुत आसानी से कम दाम में मिलते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग द फंड कम होती है, तो वो इंडस्ट्रीज को बेनिफिशियल्स होते हैं। इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो सर्विस इंडस्ट्रीज में उनको बेनिफिट होते हैं। कंज्यूमर्स जब अपना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हाउसिंग से लेकर व्हीकल से लेकर बाकी जितने भी प्रोडक्ट है, तो एक उनकी ही बाइंग पावर बढ़ती है। तो इंटरेस्ट रेट का कम होना, ये मैं कहूँगा एक हर इकोनॉमी के लिए हेल्दी साइन होती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कैसे करते हैं, अगर आप ये मुझे कहो, तो मैं ये कहूंगा कि इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट और उस देशों की सेंट्रल बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दिए तो कहीं ये ना हो कि इन्फ्लेशन डिस्टर्ब हो जाए, लोगों के हाथों में पैसे आ जाए ज्यादा, लोग ज्यादा खर्च करने लग जाएंगे और उस प्रकार से इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट होगी। तो इंटरेस्ट रेट की भूमिका में सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक हमारे देश में, उनकी ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। और अब जब ये प्राइस की स्टेबिलिटी आई हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्राइस प्राइस जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आया है।
तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कुछ कम किया है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले ये 1 साल के अंदर भी वो फिर से करीबन 1 से 1.5% जितना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। हमारे देश के बारे में भी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बीच में कहा था कि हर कंट्री की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है। हमारे देश में अभी फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है कि इन्फ्लेशन इतना कंट्रोल में आ गया है, प्राइस राइज कंट्रोल में आ गया है, तो इंटरेस्ट रेट कम करें। यानी मुझे लग रहा है कि हमारे देश में इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए शायद 2-3 महीना हमें और इंतजार करना पड़े। अभी जापान में इंटरेस्ट रेट नहीं था तो विकास नहीं हुआ, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट नहीं होना भी एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जापान का विकास कहाँ हुआ पिछले 5-10 सालों में? तो जहाँ था वहीं पड़ा रहा। सबको आ जा रही है। नहीं आ रही है सर, वही देख रहा था मैं। अभी आ रही है। 1 सेकंड सर। हेलो। 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 हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ, आपके स्लो आ रही है, थोड़ी आ रही है। हाँ सर। आएगी, अभी आ रही है। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जापान में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा इतने साल, तो उसमें कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। तो ये जो प्रोग्रेस इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट थोड़ा होना अच्छा है। नहीं होता है तो इसका मतलब किसी को पैसा ब्याज पे लेके काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो नेगेटिव अप्रोच हो जाती है। तो नहीं तो इसका आप मतलब क्या आप है? ये पूछना चाहते हो कि इंटरेस्ट रेट कम कर देना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए? उसको देखना है वहाँ की कितनी डिमांड पे इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगाने को तैयार है। वो ब्याज तो उसने उठाना है। अगर समझो उसको 40% ब्याज लगाएंगे तो कहाँ से उठाएगा? हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने वही कहा कि इंटरेस्ट रेट का अगर नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड है उससे भी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो ये एक इंडस्ट्रीज के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ाकर अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल वे में चला नहीं सकता। और इंडस्ट्रीज की जहाँ बात होती है, जब ये एक बड़े करोड़ ऑफ रुपीस के अंदर फंड्स की लागत होती है, तो इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके लिए होता है। तो स्वाभाविक रूप से वो उस पर जाएंगे नहीं। इंटरेस्ट रेट कम करना, ये मैं ये मानता हूं कि इंटरेस्ट रेट कम करना, इंटरेस्ट रेट कम होना, वो अपने आप में इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है। और जिसका हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ावा होती है। आपने कहा वैसे ही कि अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड कम है, इजीली स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमी को ग्रो करना ही है, इंडस्ट्रीज को ग्रो करना ही है, उस प्रकार का माहौल होता है, तो उससे पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है। और मैं अभी ये मानता हूं कि ये 1-2 महीना, यानी करीबन समझो ना जनवरी के आसपास, शायद हमारे यहाँ भी 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कम होना चालू होगा। ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि इन्फ्लेशन और प्राइस राइज को इतने बड़े मात्रा में अभी बढ़े नहीं है। दिवाली के फेस्टिवल्स भी अभी निकले हुए हैं। अभी हमने एक डेटा देख रहे थे, तो इस दिवाली में भी कंज्यूमर्स ने 1.2 लाख करोड़ का सेलिब्रेशन के लिए खर्च किए हैं। यानी कि लोगों के हाथ में पैसे है, और फिर भी प्राइस राइज को इतना बड़ा हुआ नहीं, इन्फ्लेशन विद इन द रेंज है। मैं उम्मीद करता हूँ सेठी जी कि आने वाले 2-3 महीने में अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो गया। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में क्या फर्क है, ये भी देखेंगे हम, पूछेंगे आपसे। और दूसरा मुझे क्या है कि इंटरेस्ट रेट, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा रहती है। बहुत सी चीज़ों का इन्फ्लेशन हम गिनते ही नहीं है। जैसे कुछ समय पहले मेडिकल का नहीं गिनते थे, क्योंकि मेडिकल में कितना बढ़ गया पर्सनल केयर में खर्चा आदमी का। वो पहले काउंट ही नहीं होता था कुछ साल पहले तक। खाली ये सब्जियों के थोड़े भाव ले लिए और थोड़े इंडेक्स ले लिए, काम खत्म हो गया। दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर।
असली पिक्चर में तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, 10-12% हो जाता है। तो नहीं, यू उसको वांट टू कैसे, सी द। अभी यूएसए में जो करते हैं वो कैलकुलेशन का ढंग सही है आपके हिसाब से? इज इट द राइट वे दे आर डूइंग, और स्टिल देयर आर लैप्सेस? सेठी जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया सेठी जी। क्वेश्चन मेरा ये सिंपल था, अभी एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट उसके हिसाब से कैसे लिंक होता है, और अपने यहाँ जैसे बेंचमार्क है आरबीआई का रेपो रेट, तो दैट शोज ए क्लियर पिक्चर। रेपो रेट से आपको मिलता है क्लियर इंडिकेशन। जी, देखिए सेठी जी, अब इन्फ्लेशन के बारे में जो आपने कहा ना, इन्फ्लेशन का एक तो हम WPI होलसेल इंडेक्स के देखते हैं, और CPI कंज्यूमर इंडेक्स के देखते हैं। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि किस किस सेक्टर को, सेगमेंट को इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड किया जाता है। हम्म। अगर जीवन की बेसिक नेसेसिटी चीजों को उसके अंदर इंक्लूड किया है, तो क्या होता है कि उसका सीधा संबंध इंटरेस्ट रेट के साथ जुड़ा रहता है। अब ये एक इकोनॉमिक की पॉलिसी होती है कि जैसे ही लोगों के हाथों में पैसा आना चालू होता है या पैसा आना बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ते हैं। सीधा लिंकेज इस तरह से है। तो सरकार का हमेशा और रिजर्व बैंक का ये हमेशा प्रयास रहता है कि लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, लेकिन साथ साथ इनको ये भी एक फिगर को देखना होता है कि लोगों के हाथ में जब खर्च करने के लिए पैसे बढ़ते हैं, तो डिमांड इतनी बड़ी मात्रा में निकल ना जाए कि जिससे इन्फ्लेशन बढ़े। डिमांड अगर बहुत ज्यादा बड़ी है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस राइज होना ही है। और प्राइस राइज का होना मतलब कि इन्फ्लेशन का बढ़ना होता है। तो ये दोनों का तो सीधा संबंध इनके साथ इस तरह से है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने कहा वो ठीक है कि इन्फ्लेशन में कैसा होता है कि बहुत सारी चीजें एक्सक्लूडेड है, बहुत सारी चीज इंक्लूडेड है। तो कभी कभी ये आपको 100% ट्रू पिक्चर नहीं देगा कि भैया आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, या इंटरेस्ट रेट कम किया है तो भी इन्फ्लेशन एज इट इज है। ये थोड़ा जो कोरिलेशन हम करते हैं ना, वो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब ये पॉलिसी फ्रेम होती है, तो पॉलिसी के टाइम पे वो लोग वही देखते हैं कि जीवन के आवश्यक चीजों की जो भाव होते हैं, वो एक उन लोग का आप कह सकते हैं बेंचमार्क, कह सकते हैं उसको, एक पैरामीटर कह सकते हैं, कि जिनको वो लिंक करते हैं कि अगर उस सब चीजों का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए उनको बेसिस में रखा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जैसा आपने कहा ना कि इट मे नॉट गिव यू दी 100% ट्रू पिक्चर, बट इट गिव्स अ ब्रॉडर पिक्चर। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारों को और रिजर्व बैंकों को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या वो देते भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्राइस राइज को काबू में रखना, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो फ्रेम करते हैं, मिनिस्ट्रीज के अधिकारी कहिए, इकोनॉमिस्ट कहिए, एडवाइजरी कमेटी कहिए, उनका भी ये एक मकसद रहता है कि प्राइस राइज इस प्रकार से न बढ़े, तो ताकि इन्फ्लेशन की जो एक पैरामीटर सेट किया अपने आप 4 से 6% की रेंज का, उसके बाहर नहीं जाए। ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। और जो आपने बताया वैसे, इट मे नॉट गिव यू समटाइम 100% ट्रू पिक्चर, बट दिस इज द ओनली पैरामीटर। पर अब देखिए, फेडरल रिजर्व में 4 साल में एक बार कम किया 50 बेसिस पॉइंट, 4 साल में। और जापान ने एक साल में कितनी बार किया? तो ये सब का हर एक देश की अपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रहता है। और जी। दूसरा क्या है, जैसे इंडिया में खासतौर से देखा जाता है, जब रिजर्व बैंक बोलता है इंटरेस्ट रेट कम करो, अभी फिक्स डिपॉजिट ने बोला था इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, आरबीआई ने भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बैंकों ने बढ़ाई नहीं। उनको क्या है, वो कम रेट पे भी पैसा मिल रहा है तो ले रहे हैं। हमने क्लाइंट को कुछ ऑफर नहीं करते, सब बैंक मिलके अगर 4% देंगे तो 4% ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर के बैंक में तो जाऊंगा नहीं, अमेरिका या दूसरे देशों में कम मिलता है। इधर लोगों ने अभी जाके 9-10% हुआ है। ये तो पिछले 2-3 साल सब पैसा खूब कमाया बैंकों ने, दिया 8% पे, लिया 4% पे, तो इनके बीच में जो गैप है, गैप इज ह्यूज।
तो सही इंटरेस्ट रेट आपको मालूम ही नहीं चल पाता है। नितिन जी, देखिए, ये बैंकों के बारे में आपने बात की ना अभी। क्या था कि बैंकों के डिपॉजिट्स लगातार गिर रहे थे। अब लगातार नहीं, डिपॉजिट्स गिर रहे थे, उसमें से नहीं पहले बहुत नहीं गिर सारे। रहे थे, स्टार्टिंग में नहीं गिर रहे थे। 3 साल हाँ, पहले की नहीं, बात बात कर रहा ठीक हूँ, है। तब से हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कब से हुई? तब से इन्होंने बढ़ाया नहीं, इन्होंने 6-8 महीना ऐसे ही चलाया उसको, लगभग साल भर चलाया ऐसे ही। तो तभी डिपॉजिट ये कम हो गए ना, अभी डिपॉजिट लोगों ने देना बंद कर दिया बैंकों को। नहीं, बात ठीक है आपकी। क्या है, देखिए, बैंकों के लिए, अगर बैंकों को कैपिटल चाहिए या बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? डिपॉजिट से ही आएगा, बराबर है। अब बैंकों के अंदर डिपॉजिट कुछ समय तक तो ये स्थिति थी, क्योंकि आज भी मैंने आपको बताया था, वैसे हिंदुस्तान में, अपने देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो अपना पैसा, भले रिटर्न कम है, लेकिन वो बैंकों के डिपॉजिट्स में रखते हैं, क्योंकि बैंक तो उसका डिपॉजिट्स बैंक उनके हिसाब गलत से। फायदा उठा रहे हैं ना। हाँ, नहीं, मैं वही क्या होता है ना सिक्योरिटी के नाम पर कि अगर आपको बैंकों को भी समझना चाहिए ना इस बात को। हाँ, नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ सीधी सर। देखिए, आइए। क्या होता है, बैंकों को कब समझ में आएगा ये भी बताऊंगा। मैंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे आप कह लीजिए सीनियर सिटीजन कह लीजिए, रिटायर्ड लोग कर लीजिए, जिनकी और कोई इनकम नहीं है, छोटा मोटा सेविंग से उसके इंटरेस्ट से घर चलता होगा। तो वो लोग क्या होगा कि अपने पैसों के प्रिंसिपल की सेफ्टी पूरी देखेगी। और कोई जगह पे उनको 12% रिटर्न मिलता होगा, म्यूचुअल फंड 12 से 15% रिटर्न देता होगा, और बैंक 7%, 8% देगा, तो भी वो वहां जाएगा। क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा जो भी 1 लाख 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया बचा है वो सेफ बना रहे। अब ये एक वर्ग जो है, वो जो अब अभी भी बैंक को डिपॉजिट देते रहते हैं। अब ये स्थिति में बदलाव क्यों आया कि वो वर्ग छोड़ के बाकी लोग की जो भी डिपॉजिट बैंक में होती थी, वो लोग पैसे निकालने लगे। ऐसे बहुत सारे सर्विस क्लास के लोग, स्मॉल बिजनेस क्लास के लोग हैं, जिनके बैंकों में 5-10 लाख 20 लाख रुपया एफडी पड़ा रहता था। तो उन लोगों ने चालू किया देखना कि इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे बहुत सारे एसेट क्लास है जो रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है। पिछले डिबेट में जब हमने डिस्कस किया, तो सिल्वर ने पिछले साल से दिवाली टू दिवाली में 35% रिटर्न दिया। तो लोगों के ध्यान में आया, और इसके लिए जो रिटेल वाले भी सिल्वर में काम नहीं करते थे, वो लोग सिल्वर में आने लगे। तो जब बैंकों को ये ध्यान में आया कि अब डिपॉजिट्स जो बाकी वर्ग के लोग भी उठा रहे हैं, और जितने एक, मान लीजिए कि वो सोसाइटी का 15% 20% लोग हैं, तो 20% लोगों के डिपॉजिट से बैंक चल नहीं पाएगी। बाकी के 80% लोगों को बैंक में लाना पड़ेगा। और तब जाके थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का चालू किया। आरबीआई ने वही कहा कि आप पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाइए, और कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, ताकि आपकी इनकम में बढ़े। तो उस प्रकार से थोड़े बदलाव आए। और मैं अभी भी कहता हूँ सेठी सर कि इंडिया में, हिंदुस्तान में आने वाले जो 4-5 साल होंगे ना, वो जो इक्विटी कल्चर हमारे यहाँ अब डेवलप हुआ है ना, वो लगातार कंटिन्यूअस अपने को अच्छे म्यूचुअल फंड जो है 12-15% रिटर्न देते रहेंगे। तो लोगों का वहां आकर्षण रहेगा, उस पर पैसे आएंगे। जब हमने ये कह रहा था, एफपीआई अभी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार माल बेच रही है। अब ये मार्केट में आज भी जब हमने देखा, तो 79 के बिलो इंडेक्स 78,000 की रेंज में आया है। आने वाले दिनों में, यानी 1 महीना 2 महीने के बाद, हमको ये देखना होगा कि म्यूचुअल फंड के एसआईपी का फंड, जो हर महीने 22,000 करोड़ के आसपास आता है, वो अब कितना आता है। लोग फिर भी इस पे बने रहते हैं कि मार्केट गिरने से वो लोग अपना पैसा निकाल रहा है, थोड़े वहां एसआईपी कम कर रहे हैं। वो आने वाले दिनों में समझेगा अपने को। नहीं, उसका हमें अभी से समझना चाहिए, तभी हम फायदा उठा सकते हैं। हम भी तो ही समझेंगे हाँ, तो हमारे में और दूसरे आदमी में क्या फर्क रह गया? अपने को पहले नहीं, समझना है कि बिल्कुल। अभी 90% पैसा म्यूचुअल फंड का 16 म्यूचुअल फंडों के पास है। आज ये लेटेस्ट डाटा आया है, 16 म्यूचुअल फंड होल्ड 90% ऑफ द एंटायर ओम ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो अभी क्या है इनका, जब तक 10% के ऊपर रिटर्न रहेगा, क्योंकि उसमें बैंक वाले हैं, म्यूचुअल फंड कौन चलाता है? बैंक वाले ही चलाते हैं। तो समझो आप
आपका पैसा एफडी में पड़ा था, आपने उधर कन्वर्ट कर दिया, तो चला तो बैंक का ही आदमी रहा है ना। तो आपको वहां बैठे बैठे 15-20% डबल रिटर्न हो गई आपकी। और पैसा ये ला नहीं रहे थे, रिजर्व बैंक ने जो बोला लेके आओ, इनको जो रेट पे आ रहा था इन्होंने लिया खूब पैसा। इन्होंने कभी बढ़ा के रेट किया ही नहीं। अभी नहीं आ रहा है तो अभी पीछे पड़े हैं पब्लिक के कि अभी दो हमें। हाँ नहीं, बात सही है आपकी, ये बात सही है। पर देखिए बिल्कुल ये भी एक स्वाभाविक बात है ना सेठी सर। कोई भी मार्केट में अगर आपको दूसरे किसी प्रोडक्ट से 4%, 5%, 6% रिटर्न अगर ज्यादा मिल रहा है, तो स्वाभाविक से लोग स्विच ऑफ करेंगे। हम तो इक्विटी में भी देखते हैं, हम कंपनियां स्विच करते हैं, पोर्टफोलियो चर्निंग करते हैं, क्योंकि पता होता है कि पोर्टफोलियो के अंदर भी कोई 10 स्क्रिप्ट है, वो 10 स्क्रिप्ट सालाना आपको 10-12% रिटर्न दे रही है। अगर चर्निंग करके दूसरे 10 स्क्रिप्ट में आते हो तो रिटर्न 20% आता है। तो ये एक प्रोसेस चालू रहती है। लेकिन ये आपने बताया, इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ कि बैंकों को अगर बैंक डिपॉजिट्स को अट्रैक्टिव बना के रखना है, लोग बैंक में आवे और डिपॉजिट करें वैसा चाहते हैं, तो अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ साथ बाकी लिक्विडिटी प्रोडक्ट्स भी उनको ऑफर करना होगा। तो बैंकों के लिए डिपॉजिट आना मुझे लगता है संभव होगा। इंटरेस्ट रेट कल गिरेंगे तो बैंकों ने भी समझो इंटरेस्ट रेट कम किए, तो बैंकों के लिए क्या हो जाता है, पीएसयू बैंकों को तो चलो ठीक है कि सरकार का सपोर्ट मिल जाता है, सरकार की ओर से रिकैपिटलाइज कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंकों के जो होते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। और उसके लिए क्या होता है कि हर बैंकों को नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना ही होगा। सर्विसेज के साथ साथ कुछ नए प्रोडक्ट मैं ये कहूंगा, जैसे एक आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड आपने फ्री में सर्व कर दिया है। क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत सारे लोगों से टाई अप करके उनको बेनिफिट दी कि मॉल्स में शॉपिंग में आपको 10% डिस्काउंट है, फ्लाइट एयरलाइंस बुकिंग में 5% डिस्काउंट है, अगर आप कहीं रिजोर्ट्स में जाते हो तो डिस्काउंट है। वैसे बहुत सारे चीजें हैं जो उन लोगों को लाना पड़ेगा, तो के लिए कस्टमर बेस में कस्टमर की डिपॉजिट को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी यूएसए पे क्या इलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडिया पे? हाँ ये सेठी जी, बहुत आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया। मैं ये मानता हूँ, ये मेरा अपना मानना है कि दुनिया की एक सबसे बड़ी तो नहीं कर, एक बड़ी महासत्ता है अमेरिका। अमेरिका की पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव होना और उसके इकोनॉमिक सिस्टम में थोड़ा बदलाव होना, उसकी इम्पैक्ट दुनिया भर के देशों में होती है। और विशेष करके मैं ये कहूँगा एपीआर रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन में अब तक जो जानकारियां मीडिया से ही मिल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में हेल्दी कंपटीशन चल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जीत सकते हैं, उनकी संभावना थोड़ी ज्यादा लग रही है। अब जब तक हमारे देश का सवाल है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पहले भी 4 साल काम कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के अभी जो वक्तव्य भी आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, भारत के साथ अपना कारोबार काम बढ़ाएंगे, रिश्ते मजबूत करेंगे। उन्होंने बांग्लादेश के जो ऊपर भी पॉलिटिकल टिप्पणी करनी चाहिए, वो उन्होंने टिप्पणी की है इस बार। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर चुनकर आते हैं, तो भारत के साथ एटलीस्ट कम से कम अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी बढ़ेगी। आज भी करीबन सेठी जी, मैं आपकी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, हमारे देश में करीबन 11,200 एफपीआई सेबी के पास रजिस्टर्ड है। वो 11,000 में से मेजॉरिटी जो एफपीआई है वो अमेरिका से है। तो अमेरिका से जब ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स बढ़ता है, तो यहाँ नया इन्वेस्टमेंट्स आएगा, नए इक्विटीज में, एफडीआई में, बॉन्ड्सों में, एफडीआई में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। तो अमेरिका के इलेक्शन के इम्पैक्ट दुनिया के अनेक देशों पे है, हमारे देश में भी है। एक बदलती राजनीतिक व्यवस्था में मैं इतना ये कह सकता हूँ कि पिछले कई वर्षों में और आज के भारत में एक फर्क ये हुआ है कि भारत भी एक सत्ता के रूप में उभरी है, पॉलिटिकली एक स्ट्रांग कंट्री के रूप में उभरी हुई है।
एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी हुई है। तो अमेरिका स्वाभाविक रूप से भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश में रहेगा, उनके साथ व्यापार बढ़ाएगा, डिफेंस के क्षेत्र में काम करेगा। तो ये स्थिति, अमेरिका की राजनीतिक स्थिति अगर ये बदलती है तो भारत के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखिए, आईपीओ का पैसा पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। आईपीओ का पैसा फ्री है। तो हम्म। रिकॉर्ड आईपीओ आ रहे हैं। अभी पहले ये था कि कोई अच्छी कंपनी लाएगी आईपीओ, हम्म। जो नामचीन, जिसको पैसा चाहिए। अभी जिसको नहीं चाहिए वो भी ला रही है। 30,000 करोड़ लेके गई हुंडई। उसका क्या करेगी पैसे का? वो ऑफर पर सेल है। वो प्रोडक्शन में 1 रुपया नहीं आएगा। तो सब पैसा उनके अपने अपने ऊपर खर्चा करेंगे वो। सेठी जी, ये जो आपने कहा ना, ये मैं भी मानता हूँ कि बाजार में जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, बाजार सेंसेक्स एबनॉर्मली हाई होता है, और उसी तरह से आईपीओ मार्केट में हर हफ्ते में एक दो नए आईपीओ आते हैं, प्रमोटर्स अपना स्टेक खाली करके पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन के अंदर हर इन्वेस्टर्सों को बहुत ही अलर्ट और सजग रहना चाहिए। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हम जैसे हर बार कहते हैं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हर आईपीओ में पैसा लगाने से लिस्टिंग में पैसा मिले वो जरूरी नहीं होता। तो इन्वेस्टर्सों को ये एक कॉशियस रहने का समय है, और एक लर्नेड इन्वेस्टर की तरह आपको जानकारी है, अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो मार्केट के एक्सपर्ट्सों के ओपिनियन लीजिए, फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर की एडवाइस लीजिए, और उसके बाद ही आईपीओ में रहिए। क्योंकि ये दौर हमने पहले भी देखा हुआ है, 92 के भी समय में भी, कि मार्केट में भी एक्टिविटी बहुत चल रही थी, सेकेंडरी मार्केट में जबरदस्त तेजी आई, लोग आईपीओ लेके आए तो आईपीओ में जबरदस्त तेजी आई। लेकिन ये जो समय एक होता है ना, कि जहां हर जगह से मार्केट में पैसा खींचा जा रहा है, वो एक समय ऐसा होता है जिसमें इन्वेस्टर्सों को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। और अपने चैनल के माध्यम से मैं तो फिर से ये कहूंगा कि नए किसी भी आईपीओ में या सेकेंडरी मार्केट में कहीं भी आप पैसा लगाते हो, क्योंकि आज मार्केट एक टाइम, दो टाइम, 10 टाइम ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो ये सब चीजों को नए इन्वेस्टर्सों को, या तो मैं तो ये कहूंगा जो मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टर नहीं है ना, भले वो बरसों से करते हो, लेकिन एक आध दो बार इन्वेस्ट करते हैं, रख देते हैं, तो ये समय ऐसा है कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें कहीं भी, उसके पहले सावधानी बरते, और एडवाइजर की सलाह लेके ही पैसे निवेश करें, ऐसी मेरी राय आज भी है। तो अभी क्या है, देखना ये है कि ये जो जितना पैसा है बाजार में, उसे अभी लोगों को क्या लगे रिटर्न कम आएगी, तो अभी लोग इंडेक्स फंड में ज्यादा जा रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो सबके लिए अच्छा है। नहीं, वो है, वो बात सही है आपकी। लेकिन मेरा मेरा ये एक तजुर्बा रहा है इतने वर्षों का, कि हम्म। मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट तो चलो ठीक है, हर 4 साल के बाद मैंने देखा है एक बड़ा चक्कर होता है सब मार्केट का, एक बड़ा स्लो डाउन हो जाता है, मार्केट नीचे हो जाती है, कोई ना कोई मार्केट को नीचे आने का कारण मिल ही जाता है। लेकिन वो सर्कल, वो 4 साल का जब समय सर्कल पूरा होता है ना, तब मैं देखा है कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो सरवाइव कर जाती है उस समय पे, और वापस वो ग्रो करने चालू कर देती है। हमने देखे ए ग्रुप के बहुत सारे ऐसे, सेंसेक्स के स्क्रिप्ट लीजिए, ए ग्रुप के अच्छे स्क्रिप्ट देखिए, तो जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, फंडामेंटली कंपनियां स्ट्रांग है। और इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि देखिए, सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने से आपको कहीं भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना वो एक उचित निर्णय नहीं होगा। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, जब आप पैसा लगाते हो तो पहले मार्केट से ज्यादा वो कंपनी, वो पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए, स्टॉक को एनालाइज कीजिए, स्टॉक के फाइनेंशियल्स देखिए, स्टॉक की स्ट्रेंथ देखिए, उसकी इंडस्ट्रीज की स्ट्रेंथ देखिए, और उसके बाद पैसा लगाए, तो ही आपको वो आगे जाके पैसा देगा। और इसके लिए हम कमलेश हमेशा कहते हैं कि ये सावधानी बरतने का वक्त होता है, और निवेश बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा मैं दोबारा कहूंगा। कमलेश जी, ऐसा है कि ये बाजार जो है ऑलरेडी बहुत बड़े हुए हैं। जी। इनकी अवेयरनेस स्टॉक्स की बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम्म। तो अभी गिरने के बाद में बढ़ेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हाँ हाँ, कोई गारंटी दे सकता नहीं वैसा।
तो जो मुझे खतरा लग रहा है, बड़ा स्टॉक हो छोटा स्टॉक हो, जो कंपनी अच्छा काम करेगी वही चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, लोग बनाते हैं अपना फार्मूला। लार्ज कैप ले लो 60%, 20%, स्मॉल कैप ले लो 10%, स्मॉल कैप ले लो 30%, मिडिल कैप ले लो, और एक उसका भुजिया बना दो। तो कुछ रिटर्न एवरेज के हिसाब से तो आएगा। अभी लोग फंडामेंटल स्टडी के हिसाब से नहीं खेलते हैं। ये इसीलिए मैंने कहा आपको कि जो जो मैंने 40 42 साल तक थोड़ा, और ये इंडस्ट्री से मैं जुड़ा भी रहा एज ए कस्टोडियन, तो इसके लिए मैंने मैंने आपको ये बताया क्या होता है। मैंने ये देखा है कि जब मार्केट में 2008 की क्राइसिस आई थी, तो 2008 की क्राइसिस के बाद जो मिड साइज और छोटी कंपनियां थी, बहुत सारी कंपनियां डिसअपियर हो गई। वो कहाँ चली गई किसी को पता ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन हुई। और जो बड़ी कंपनियां जिसको हम कहते हैं, तो वो उनके भी मान लीजिए कि कोई एक बड़ी कंपनी जिसका 1000 रुपया रेट है, तो वो कम होकर 300 रुपया 400 रुपया हो गया। लेकिन जब वो साइकिल खत्म हुई है, मार्केट में से वो दौर से गुजरे, बुल रन की शुरुआत हुई, इंडस्ट्रीज अच्छा करने लगी, मार्केट अच्छा करने लगी, इकोनॉमी अच्छा करने लगी, और जैसे ही मार्केट इंप्रूव हुआ, तो ये कंपनियों का रिवाइवल रेट जो है ना, वो काफी बेटर है, काफी अच्छा है। तो जो अच्छी अच्छी कंपनियां मैं खुद देख रहा हूँ कि जो मैंने जो भाव मैंने एक रिसेशन के टाइम में देखे थे, आज उसके डबल हो चुके हैं, 3 गुना हो चुके हैं। मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि जो स्ट्रेंथ है कंपनी में, जो जिसके पास लार्ज कैप है, लार्ज रिसोर्सेज है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है, मल्टीनेशनल कंपनियों जैसे, तो उनके लिए क्या होता है कि दोबारा रिवाइव हो जाना इतना आसान होता है। लेकिन छोटी छोटी कंपनियां एक बार समझो कि वो रिसेशन में चक्कर में आके बंद हो गई, तो वो कंपनियों को फिर से रिवाइव करना, खड़ा करना, उसके लिए कैपिटल जुटाना, उसके लोग उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, वो चैलेंजिंग होता है। पर अभी आपने कम्युनिटी अपने कहा पास ये सिर्फ एक पॉइंट दो। बिल्कुल वैलिड है कि हम्म। छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी होगी, अगर वो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, प्रोफेशनली रन हो रही है, और अच्छा काम मुनाफा कर रही है, तो लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट के उसका रिटर्न उसको अच्छा मिलेगा। यानी आपको सबसे ज्यादा फोकस ये करना होगा, बाई एंड द मैनेजमेंट इज गुड, यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ इट। तो अभी 2 मिनट का हमारे पास समय है खाली। जी। तो ये हमने बात की आज इंटरेस्ट रेट पे, इन्फ्लेशन पे, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है बिजनेस पर, और उसका कैसा फायदा उठाना चाहिए, और मार्केट में कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस हिसाब से उसको देखना चाहिए, और कहाँ जाके शेयरों तो का सही चुनाव करना चाहिए, और खुद की और सलाहकार की भी सलाह लेके उसके हिसाब से सोच समझ के कार्य करें। आप नहीं कुछ देखिए, कहेंगे आखिरी में? 2 मिनट है आपके पास। जी, थैंक यू थेरी जी। देखिए, इन समरी मैं यही कहूंगा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो ये एक अच्छी साइन है। आपका अगर आपके पास अच्छा इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है, तो उसको प्रोडक्टिव पर्पज पे यूज कीजिए, क्रिएटिव पर्पज पे यूज कीजिए, उसको अच्छी तरह से निवेश कीजिए। इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज को लो बोरोइंग कॉस्ट होती है, तो उसका फायदा इंडस्ट्रीज को भी होगा, इकोनॉमी को भी होगा। और मैं ये कहूंगा कि अगर आने वाले दिनों में मार्केट का ये करेक्शन का दौर जो चल रहा है, अगर यहाँ से भी मार्केट अपना 10% 15% नीचे आता है, अच्छे चुनिंदे स्टॉकों के ऊपर ध्यान दीजिए, और एज एज इट इज अपना कैविएट जो है, एडवाइस लीजिए, एडवाइजरों की, फाइनेंशियल प्लानर की, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और यही मौके होते हैं जब रिसेशन होना, इंटरेस्ट रेट कम होना है, तो आप अपने अपने लिए खर्च कर सकते हो, आप ये पैसे को अच्छी तरह से कहीं लगा सकते हो, उसको लगाइए, ताकि आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न मिले। और मैं आज यही कहूंगा कि मैं अगले 2 3 महीने के अंदर देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि अपने यहाँ भी इंटरेस्ट रेट कम होना चालू हो जाएगा। चलो, अच्छा बताया आपने, जानकारी अच्छी जी दी। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सेठी जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू।